देखिए, पिछली क्लास में हम न्याय के बारे में बात कर रहे थे, साम्यवाद के बारे में बात कर रहे थे और शिक्षा सिद्धांत के बारे में प्लेटो की बेसिक जानकारी आपको बताई थी और उसके सिद्धांतों पर चर्चा की थी। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो यूनान का रहने वाला था और अगर हम समय की बात करें तो करीब मोटा मोटी आप ये मान करके चलो आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। उस समय न्याय के बारे में जो धारणा थी वो आज की न्याय से कुछ अलग हट करके थी। आज हम जिस न्याय की बात करते हैं उस न्याय का मतलब है कि न्यायाधीश द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो न्याय कहलाता है। लेकिन उस समय के तात्कालीन परिवेश में न्याय का कुछ अलग ही अर्थ निकलता था। प्लेटो के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो एक सिद्धांतकार था और सिद्धांत में 2-3 बातें शामिल होती है कि कोई भी सिद्धांतकार होता है वो अपना सिद्धांत बनाने से पहले उससे पहले जो सिद्धांत चले आ रहे थे उनकी समालोचना करता है, उनकी समालोचना करता है और समालोचना करने के बाद में अपना जो दर्शन देता है, अपना जो सिद्धांत देता है, अर्थात एक नए सिद्धांत का दोबारा से वो निर्माण करता है। तो प्लेटो भी सिद्धांतकार था और सिद्धांतकार होने के कारण से उससे पहले जो न्याय के बारे में धारणाएं प्रचलित थी उनकी समालोचना करता है और फिर अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादित यानी अपने नए सिद्धांत का पुनर्निर्माण करता है। न्याय की बात कर रहे हैं तो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, इस रिपब्लिक में न्याय के बारे में इतना ज़्यादा बताया है कि इसको हम न्याय से संबंधित पुस्तक भी कह सकते हैं। न्याय से संबंधित पुस्तक कंसर्निंग जस्टिस, ये जो बुक थी इसमें न्याय के बारे में इतना ज़्यादा बताया है कि ये न्याय से संबंधित एक पुस्तक बन जाती है। न्याय के लिए प्लेटो ने जो शब्द काम में लिया है, जो यूनानी शब्द काम में लिया है वो दकिया सुने, अलग अलग बोलते हैं इसको, कोई दकिया सुने बोलता है, कोई दकिया सीने बोलता है। तो ये जो शब्द है वो प्लेटो ने न्याय के लिए काम में लिया है। ये शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। अब यहाँ जो मैंने बात की कि प्लेटो ने पहले से चले आ रहे सिद्धांतों की समालोचना की है, तो एक बार हमको ये देखना होगा कि पहले से न्याय के कौन से सिद्धांत चल रहे थे। पहला सिद्धांत था परंपरागत सिद्धांत, न्याय का परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक था सिफालस और सिफालस का पुत्र था पोलीमार्कस। क्या कहता है ये सिद्धांत? सिफालस कहता है कि भाई सत्य बोलना, सिफालस क्या कहता है? सत्य बोलना न्याय है। और इसके साथ एक चीज और जोड़ देता है, दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। यहां देखिए आप, दो बात हो गई। न्याय क्या है? सिफालस कहता है कि सत्य बोलना न्याय है और दूसरी बात क्या कहता है? दूसरों के ऋण को चुका देना। अगर किसी से आपने कोई उधारी ली है और उस उधारी को आप चुका देते हैं तो वो क्या है? न्याय है। पोलीमार्कस सिफालस का पुत्र था, ये क्या कहता है? न्याय एक कला है, न्याय एक कला है। ये तीसरी बात। और चौथी बात, अतः मित्र के प्रति अच्छा और शत्रु के प्रति
बुरा व्यवहार ही न्याय है। बुरा व्यवहार ही न्याय है। अब देखो इसमें दो तीन चीज़ निकल करके आ गई। ये जो परंपरागत सिद्धांत है इसमें पहली बात सत्य बोलना न्याय है, दूसरी बात दूसरों के ऋण को चुका देना न्याय है, तीसरी बात आ गई न्याय एक कला है, और चौथी बात मित्र के प्रति तो अच्छा व्यवहार करो और शत्रु के प्रति खराब व्यवहार करो। प्लेटो क्या करता है? इसकी समालोचना करता है, इसका खंडन करता है, इसकी आलोचना करता है। क्या कहता है? सत्य बोलना न्याय नहीं है। प्लेटो क्या कहता है? शिपालस कहता है सत्य बोलना न्याय है, प्लेटो खंडन करता है कि सत्य बोलना न्याय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए आपने सत्य बोलते हुए अपने देश के गुप्त रहस्यों को किसी अन्य देश के सामने प्रकट कर दिया, तो उस स्थिति में आप अपने देश के साथ में न्याय नहीं कर रहे होते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हर परिस्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं है, या न्याय सत्य बोलना न्याय है, ये कोई न्याय की परिभाषा नहीं है। दूसरी बात है दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। प्लेटो कहता है कि दूसरों के ऋण को हर परिस्थिति में चुका देना न्याय नहीं है। जैसे मान लीजिए ऋण देने वाला व्यक्ति यदि ऋण देने के बाद पागल हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके ऋण को चुकाना न्याय नहीं है। मान लीजिए उससे आपने हथियार उधार लिए, वो विकृत चित्त हो गया, पागल हो गया, और ऐसी स्थिति में आपने उसको हथियार वापस लौटा दिया, तो वो उस हथियार का दुरुपयोग कर सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे। तीसरा है न्याय एक कला है। प्लेटो इसका खंडन करता है कि न्याय कला हो ही नहीं सकती, क्योंकि कला व्यक्तिनिष्ठ होती है जबकि न्याय वस्तुनिष्ठ होता है। और चौथी बात, मित्र के प्रति अच्छा और शत्रु के प्रति बुरा व्यवहार न्याय है। प्लेटो कहता है कि ये तो नैतिकता के बिल्कुल ही विपरीत है कि अपने मित्रों के प्रति अच्छा व्यवहार और शत्रु के प्रति खराब व्यवहार करो, क्योंकि व्यवहार तो सबके साथ में ही अच्छा करना है। इस तरह से प्लेटो अपने समय से पहले का जो एक सिद्धांत था, परंपरागत सिद्धांत, उस सिद्धांत का खंडन करता है। अब ये तो एक सिद्धांत हो गया, अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं कि दूसरा सिद्धांत क्या है। दूसरा सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत, और इस सिद्धांत को एक प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक जिनका नाम था थ्रेसीमेकस, उन्होंने दिया था। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। एक बात तो यह कहते हैं कि अन्याय क्या है? अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि शक्तिशाली का हित करना, शक्तिशाली का हित करना ही न्याय है। प्लेटो इसका खंडन करता है, और खंडन करते हुए कहता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम दोनों में कंपेयर करें कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो न्याय ज़्यादा श्रेष्ठ है। दूसरी बात, ये थ्रेसीमेकस कहता है शक्तिशाली का हित करना ही न्याय है। अर्थात ये सिद्धांत एक प्रचलित कहावत जिसकी लाठी उसकी भैंस पर आधारित है, यानी जो जिसके हाथ में शक्ति है उसी का हित करना न्याय कहलाता है। ये बात कह रहा है थ्रेसीमेकस। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात, शक्तिशाली का हित करना न्याय नहीं है, बल्कि संपूर्ण जनता का हित करना ही न्याय है। इस तरह से प्लेटो न्याय का जो दूसरा सिद्धांत था, उग्रवादी सिद्धांत, इसकी आलोचना करता है और इसका खंडन करता है। अब दो सिद्धांतों के बाद में न्याय का जो तीसरा सिद्धांत था वो था यथार्थवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था ग्लाउंकन ने,
ग्लाउकन क्या कहता है? न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन न्याय के बारे में कहता है कि न्याय भय का शिशु है। अब प्लेटो कहता है कि न्याय भय का शिशु नहीं है। अब पहले तो ये समझिए ग्लाउकन न्याय को भय का शिशु क्यों बताता है कि लोग न्याय का पालन इसलिए करते हैं कि उनको इस बात का डर है कि अगर हम न्याय पर नहीं चलेंगे तो हमको सजा मिलेगी। प्लेटो कहता है नहीं, न्याय भय का शिशु नहीं है, बल्कि न्याय तो सर्वव्यापी नैतिक नियमों पर आधारित है। इस तरह से प्लेटो न्याय के जो 3 सिद्धांत हैं, पहला परंपरागत सिद्धांत, दूसरा उग्रवादी सिद्धांत और तीसरा यथार्थवादी सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करता है, इनको सिरे से नकार देता है और कहता है कि ये सिद्धांत अपने आप में सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये सिद्धांत न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं। दूसरी बात, ये न्याय का केवल एकांगी, मतलब केवल एक अंग, एक पक्ष को ही देखते हैं। प्लेटो क्या कह रहा है, दोबारा समझिएगा, कि पहले जितने भी न्याय के सिद्धांत बनाए गए थे वो सारे के सारे न्याय को क्या मानते हैं? बाहरी वस्तु मानते हैं, एकांगी यानी एक ही तत्व पर जोर देने वाला मानते हैं, जबकि वास्तव में न्याय बाहरी वस्तु नहीं बल्कि एक मानव की आत्मा का आंतरिक गुण है। न्याय क्या है? न्याय मानव की अंतरात्मा का एक गुण है। इस तरह से प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक रूप में प्रतिपादित किया, ना कि वैधानिक रूप में। यानी न्याय को कानून पर, दंड पर, भय पर, इन चीज़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि न्याय तो मानव की अंतरात्मा का एक गुण है, अर्थात न्याय का स्वरूप जो है वो नैतिक है। इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करने के बाद में अब आप ये पूछोगे कि फिर प्लेटो का न्याय क्या है? तो प्लेटो के न्याय को हम 2 रूपों में समझ सकते हैं, एक व्यक्तिगत रूप और दूसरा इसका है सामाजिक रूप। तो इन दोनों रूपों की हम एक्सप्लेन करते हैं कि न्याय का व्यक्तिगत रूप क्या है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा, क्योंकि न्याय को आंतरिक वस्तु माना, अंतरात्मा की वस्तु माना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं, उसके आत्मा के 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व है साहस, पहला तत्व है विवेक, दूसरा तत्व होता है साहस और तीसरा होता है संयम। हर मनुष्य में ये 3 तत्व पाए जाते हैं। एक विवेक, हर आदमी में बुद्धि होती है, साहस होता है और उसमें संयम की प्रवृत्ति भी होती है। लेकिन ये जो तीनों तत्व हैं ये हर व्यक्ति में समान रूप से नहीं पाए जाते। किन्हीं लोगों में विवेक ज़्यादा होता है, किन्हीं लोगों में साहस ज़्यादा होता है और किन्हीं लोगों में संयम का तत्व ज़्यादा पाया जाता है। अब लेकिन फिर भी ये तीनों तत्व हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो इन तीनों तत्वों का एक संतुलित दृष्टिकोण अगर मनुष्य में पाया जाता है तो वो न्याय के पथ पर अग्रसर होता है। सामाजिक रूप से प्लेटो कहता है कि जिन लोगों में विवेक ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, वो लोग शासक बनेंगे, शासन करने वाले बनेंगे। जिन लोगों में साहस का तत्व अधिक है उन लोगों को सैनिक वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा और जिन लोगों में संयम अधिक है उन्हें प्लेटो उत्पादक वर्ग की संज्ञा देता है। कहने का मतलब प्लेटो कहता है कि हर व्यक्ति में 3 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बुद्धि ज़्यादा होती है, विवेक ज़्यादा होती है। जिन लोगों में विवेक ज़्यादा होते हैं वो लोग शासन करने का काम
करेंगे। जिन लोगों में साहस अधिक होता है वो लोग रक्षा करने का काम करेंगे, यानी उनका जो वर्ग होगा समाज का वो सैनिक वर्ग कहलाएगा। और तीसरे जो है जिनमें संयम तत्व की प्रधानता होगी वो उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। शासक वर्ग का काम है शासन करना, सैनिक वर्ग का काम है रक्षा करना और उत्पादक वर्ग का काम है उत्पादन करना। अर्थात प्लेटो ने आत्मा के 3 तत्व बताए, 3 वर्ग बताए, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों के 3 अलग अलग काम बता दिए। अब न्याय क्या है? प्लेटो कहता है कि प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम करे। क्या कह रहा है प्लेटो? यहाँ समझिएगा कि प्रत्येक वर्ग, जैसे शासक वर्ग है वो अपना काम करे, सैनिक वर्ग है वो अपना काम करे और उत्पादक वर्ग है वो अपना काम करे। यानी प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यही प्लेटो का न्याय है। क्या है? दोबारा से समझिएगा। प्लेटो का न्याय क्या है कि समाज में 3 वर्ग हैं और तीनों वर्गों के अपने अपने काम है। प्रत्येक वर्ग अपना काम करे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। वह है प्लेटो का न्याय। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय कहलाता है। अब प्लेटो क्या कहता है कि देखो, पहले इसने व्यक्तिगत रूप बताया, फिर सामाजिक रूप बताया, पहले व्यक्ति के अंदर 3 तत्वों की प्रधानता बताई और फिर समाज के 3 वर्ग बताए। अब यहाँ ये एक बात, एक कोटेशन निकल करके आती है कि जो समाज है, राज्य है, वो व्यक्ति का बृहद रूप है। एक कोटेशन है, प्लेटो की प्रसिद्ध कोटेशन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, या यूं कह दीजिए कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य का जो निर्माण है वो व्यक्तियों से मिलकर के होता है। उसने अपनी रिपब्लिक में लिखा भी है कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से निकल करके नहीं आते, बल्कि राज्य उन लोगों का परिणाम है जो उसमें निवास करते हैं। अर्थात राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर के होता है। अब यहाँ देखिए, प्लेटो ने 3 गुण बताए। इन गुणों को हम कहते हैं सद्गुण। इन गुणों को हम क्या कहते हैं? सद्गुण। और प्लेटो ने कुल सद्गुण बताए हैं 4। 3 सद्गुण तो ये हो गए। पहला सद्गुण विवेक, दूसरा साहस और तीसरा संयम। और इन 3 सद्गुणों के आधार पर एक चौथा सद्गुण निकल करके आता है, वो कहलाता है न्याय। तो प्लेटो ने कितने सद्गुण बताए? 4। एक विवेक, साहस, संयम और न्याय। इनमें से सर्वोच्च सद्गुण वो किसको मानता है प्लेटो? न्याय को। एक बात नेक्स्ट, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम करे, लेकिन प्लेटो ने इसके पीछे एक और फिलॉसफी दी है, एक और दर्शन दिया है। वो दर्शन क्या किया है कि मान लीजिए जब कभी समाज में इस तरह का कोई संघर्ष पैदा हो जाए कि कोई वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन न करके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने लग जाए, तो उन्होंने एक दर्शन दिया है कि जो शासक होते हैं वो सोने से बने हुए हैं, स्वर्ण के बने हुए हैं, स्वर्ण से बने हुए हैं। जो सैनिक होते हैं वो चांदी से, सिल्वर के बने हुए होते हैं, और जो उत्पादक वर्ग होता है वो तांबा से बना हुआ होता है। यानी प्रकृति से ही जिन लोगों में बुद्धि अधिक होती है, शासन करने का काम करते हैं, उनका शरीर स्वर्ण से बना हुआ होता है, सैनिकों का शरीर चांदी से बना हुआ होता है और उत्पादक वर्ग का शरीर तांबे से बना हुआ होता है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा?
प्लेटो ने ऐसा इसलिए कहा कि जब इन लोगों को यह बताया जाएगा कि तुम स्वर्ण से बने हो, तुम चांदी से बने हो और तुम तांबे से बने हुए हो, तो इनके मस्तिष्क में एक बात ये आ जाएगी कि प्रकृति से ही हमारा जो निर्माण हुआ है एक अलग धातु से मिलकर के हुआ है, और उस धातु के अकॉर्डिंग मेरा जो काम है, जैसे उत्पादक वर्ग को पता चलेगा कि मैं तांबे का बना हुआ हूँ, तो उसके मस्तिष्क में यह बात आ जाएगी कि प्रकृति से ही मैं जिस धातु से बनाया गया या प्रकृति ने मुझे जिस धातु से बनाया है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। तो ये क्या करेगा, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा। तो इस तरह से प्लेटो ने ये 3 धातुओं की बात की है कि इन 3 धातुओं से ये 3 वर्ग बने हुए होते। इसको ही हम प्लेटो का उत्कृष्ट झूठ, जिसको आप कहोगे नोबल लाई। कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्लेटो का उत्कृष्ट झूठ क्या है, प्लेटो का नोबल लाई क्या है। तो प्लेटो का नोबल लाई है कि प्लेटो ने इस तरह का एक बात बताई कि शासक वर्ग स्वर्ण का, सैनिक वर्ग चांदी का, उत्पादक वर्ग तांबे का बना हुआ होता है। यह झूठ प्लेटो ने इसलिए बोला ताकि प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर ले, वो उसका विरोध ना करे, इसलिए इसको नोबल लाई कहा जाता है। अब प्लेटो का देखिए, ये जो न्याय का सिद्धांत है, इसको पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो समाज को 3 भागों में विभाजित करके विखंडन पैदा करता है। समाज को 3 भागों में और अहस्तक्षेप की बात करके क्या कहीं प्लेटो समाज में विघटन या विखंडन तो पैदा नहीं कर रहा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्लेटो विखंडन नहीं पैदा कर रहा, बल्कि वो इन 3 वर्गों के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहा है कि समाज में किसी तरह का कोई विरोध, कोई संघर्ष इत्यादि नहीं हो। क्योंकि विरोध और संघर्ष कब होंगे, जब आपस में एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप किया जाएगा। तो यहाँ प्लेटो कहता है कि इनमें विरोध नहीं है, बल्कि ये तीनों वर्ग आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए प्लेटो के न्याय को रचनामूलक न्याय भी कहा जाता है, यानी एक आर्किटेक्चर जस्टिस जिसको हम कह सकते हैं, रचना प्रकल्प मूलक न्याय हम इसको कह सकते हैं। तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, एक बार देखिए कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इतना अधिक विस्तार से प्रतिपादन किया है कि उसे हम न्याय से संबंधित पुस्तक भी कहते हैं। न्याय के लिए जो यूनानी शब्द काम में लिया गया है वो दकियासुने है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व पहले से चले आ रहे न्याय के सिद्धांतों का खंडन करता है। पहला सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत है जो सिफालस और पॉलीमार्कस ने दिया था। दूसरा सिद्धांत उग्रवादी सिद्धांत है जो कि थ्रेसिमेकस ने दिया था। और तीसरा सिद्धांत ग्लाउंकन यथार्थवादी सिद्धांत है जो कि ग्लाउंकन ने दिया था। इन तीनों सिद्धांतों में जो न्याय की बात कही गई है उसका प्लेटो खंडन करता है, और खंडन करते हुए कहता है कि ये सब न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो न्याय को मानव की आत्मा का एक गुण मानता है। इस आधार पर तीनों सिद्धांतों का खंडन करके फिर प्लेटो अपना स्वयं के न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और उसके 2 रूप बताता है, एक व्यक्तिगत रूप और दूसरा सामाजिक रूप। सामाजिक रूप अर्थात व्यक्तियों से मिलकर के ही समाज का या राज्य का निर्माण होता है। 3 तत्व होते हैं, 3 तत्वों के 3 वर्ग होते हैं, तीनों वर्गों के अलग अलग काम होते हैं, और प्रत्येक वर्ग अपना काम करे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। यह प्लेटो का न्याय कहलाता है। तो यह हो गया आपका प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब यहाँ से हम प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी कुछ विशेषताएं निकल करके आती हैं। वो विशेषताएं क्या है, जैसे हम न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषताएं हो गई कि न्याय मानवीय आत्मा का एक गुण है। पहली बात, प्लेटो का न्याय क्या है? प्लेटो का न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि मानव की अंतरात्मा का एक तत्व है। दूसरी विशेषता, न्याय नैतिकता पर आधारित है। न्याय नैतिकता पर आधारित है, न कि
कानून पर, यानी वर्तमान में आप देखोगे तो न्याय कानून पर टिका हुआ होता है। न्यायाधीश जो निर्णय देते हैं वो कानूनों के आधार पर ही न्याय करते हैं, लेकिन प्लेटो का जो न्याय है वो किसी कानून पर नहीं टिका हुआ, बल्कि किस पर टिका हुआ है? नैतिकता पर। नैतिकता का मतलब व्यक्ति अपने काम को स्वतः करे, नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्य का पालन करे। तीसरी बात, कर्तव्य भावना पर आधारित। देखो विशेषताएं जो है वो आपको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, अपने आप निकल करके आ जाएगी। अगर न्याय सिद्धांत आपने समझ लिया तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी विशेषताएं क्या है, अपने आप माइंड में आती हुई चली जाएगी। देखो हमने कर्तव्यों की बात की थी कि प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करे, तो विशेषता क्या निकल करके आ गई कि प्लेटो का जो न्याय है वो किस पर आधारित है? प्लेटो का न्याय कर्तव्य भावना पर आधारित है। चौथी, कार्य विशेषीकरण। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का मतलब कि हर वर्ग का अपना अपना काम है। जैसे शासक का काम है शासन करना, सैनिक का काम है रक्षा करना। तो जब हर वर्ग अपना अपना काम करेगा तो उनके अंदर अपने काम के प्रति स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, अपने काम के प्रति विशेषीकरण आ जाएगा। तो ये सिद्धांत हम कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसको अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप के सिद्धांत का मतलब क्या है कि हर वर्ग अपना काम करे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे, यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत। नेक्स्ट हम इसको कहते हैं समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्य। यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत समाज के जो 3 विभिन्न वर्ग हैं उनमें आपस में विखंडन पैदा नहीं करता, बल्कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए उसने अलग अलग कार्य इनके निर्धारित किए हैं। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि न्याय को सर्वोच्च सद्गुण माना है। प्लेटो ने अपने न्याय को जो 4 सद्गुण बताए हैं, विवेक, साहस, संयम और चौथा सद्गुण जिसको उसने सर्वोच्च सद्गुण माना है, वो है न्याय। तो इस तरह से हम 5-7 प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं निकाल सकते हैं। तो ये आपका प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। पिछली क्लास में हमने प्लेटो के कुछ जीवन परिचय के बारे में और उसके जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उसके बारे में चर्चा की थी। आज हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। अगली क्लास में हम करेंगे प्लेटो के साम्यवाद के बारे में और शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की क्लासेज होती है उन क्लासों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के लिए मेरे अलग से वीडियोज़ हैं, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल होता है वो कुछ अलग तरह का होता है, तो उसके लिए मेरे कुछ अलग वीडियोज़ हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए। ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बेसिक है, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज के विद्यार्थियों के लिए है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।